नमस्कार बच्चों, आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका विज्ञान में से कार्यपत्र 41 से लेकर 43 का वीडियो। तो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना आपको और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको एक ही वीडियो में 41 से लेकर 43 तक के कार्यपत्र सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और जितने भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं वो एक बार चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले कार्यपत्र 41 है। सबसे पहले कार्यपत्र 41 देखिएगा। सबसे पहले कार्यपत्र 41 देखिएगा। विषय वस्तु हो जाएगा बल तथा गति के नियम। अधिगम बिंदु क्या है? संपर्क व असंपर्क बल, ठीक है। तो अधिगम बिंदु हो जाएंगे संपर्क व असंपर्क बल। देखिएगा आगे है, एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि निम्न वस्तुओं उनकी वजन उनके बढ़ते वजन के आधार पर 1 से 5 अंक दीजिए। सबसे भारी वस्तु को 5 अंक देना है, ठीक है। सबसे भारी वस्तु को आपको क्या करना है? 5 अंक देना है और 1 से 5 अंक देना है आपको, ठीक है। सबसे भारी वस्तु को 5 अंक आपको देने हैं। देखिएगा, सबसे पहले पुस्तक है तो पुस्तक को आप अंक 3 दीजिएगा। मेज है, मेज को आप 4 अंक दीजिएगा। पेन को आप 2 अंक दीजिएगा। फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर को आप 5 अंक दीजिएगा क्योंकि ये भारी होता है। और कागज को आप 1 अंक दीजिएगा जो कि सबसे हल्की चीज होती है, कागज, ठीक है। यहाँ पर जो वस्तुएं दे रखी है उनमें से सबसे हल्की चीज कौन सी है? कागज, ठीक है। तो आप भी अपने अनुभव के अनुसार आप भी अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगला है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? किस निम्न में से किस वस्तु की अवस्था एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हम आसानी से कर सकते हैं? तो सही का चिन्ह लगाइए। क्या आप दिए गए निष्कर्ष से सहमत हैं? तो आप भी अपने विचार प्रकट करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। देखिएगा, पहाड़, पहाड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब कि परिवर्तन कर सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं कर सकते ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या पेंसिल? बिल्कुल सही है। क्या आपका घर? जो कि गलत है, ठीक है। स्केल सही है, इसका स्थान अपन परिवर्तन कर सकते हैं, स्केल का। पुस्तक का भी स्थान अपन परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आप भी अपने अनुभव प्रकट करें और आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं। देखिएगा, निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या कहता है? जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वे अवस्था में परिवर्तन का अधिक विरोध करता है। जड़त्व द्रव्यमान की माप है। क्या हाँ या नहीं? क्या ये सही है या गलत है? तो यहाँ पर सही होगा। क्या होगा? सही। तो आप हाँ लिखिएगा, ठीक है। देखिएगा, अगला प्रश्न, प्रश्न 3 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति जो उचित शब्द का प्रयोग करके करना है। पहला देखिएगा, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इस गुणधर्म को अपन क्या कहेंगे? तो इस गुणधर्म को अपन जड़त्व का नाम देते हैं। क्या देते हैं? जड़त्व का नाम अपन देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? जड़त्व, ठीक है। तो आप जड़त्व लिखिएगा। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तो इस वस्तु के इस गुणधर्म को अपन जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जड़त्व अपन कहेंगे, ठीक है। दूसरा देखिएगा, जड़त्व द्रव्यमान का माप है। क्या है जड़त्व? जड़त्व अपने द्रव्यमान का माप हो जाएगा। तीसरा है कि गतिशील वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या ये गलत है या सही है? तो हाँ, हाँ यह सही हो जाएगा, ठीक है। तो गतिशील वस्तु भी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ कीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या चौथा देखिएगा कि खड़ी बस अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर किस गुणधर्म के कारण झुक जाते हैं? ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। तो ये जड़त्व का नियम यहाँ पर कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? जड़त्व का नियम। जब अपन खड़ी बस में अचानक चलती है, खड़ी बस जो अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर किस गुणधर्म के कारण झुक जाते हैं? तो जैसा जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। पांचवा देखिएगा, चलती हुई बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर किस गुणधर्म के कारण झुक जाते हैं? तो ऐसा जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। जड़त्व का नियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा जड़त्व के कारण होता है। देखिएगा, छठा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई वस्तु स्थिरावस्था में है तो वह स्थिरावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जब तक कि किसी वस्तु में बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा? वो गतिशील अवस्था में है।
ठीक, देखो वापस पढ़ते हैं इसको। जब कोई वस्तु स्थिरावस्था में है तो वह स्थिरावस्था में ही रहेगी। जब तक वस्तु कब तक रहेगी, जब तक उसमें बाह्य अपन नहीं लगाएंगे तब तक वह स्थिरावस्था में रहेगी। ठीक है, यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील में ही रहेगी जब तक उस पर अपन बाह्य बल नहीं लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिएगा आगे प्रश्न संख्या 4 है, यदि किसी वस्तु को स्पर्श कर उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। क्या होता है, जब किसी वस्तु को स्पर्श कर उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है तो वह उसे संपर्क बल कहता है, और बिना स्पर्श किए अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। समझ में आया ना परिभाषा। जब किसी वस्तु को स्पर्श कर उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे संपर्क बल कहेंगे। तो आपने किसी वस्तु को स्पर्श किया तो उसमें संपर्क बना, क्या बना, संपर्क, तो उसे अपन संपर्क बल कहेंगे। यदि स्पर्श किए अवस्था में, यदि बिना स्पर्श किए अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे अपन असंपर्क बल कहेंगे। यदि किसी वस्तु को अपने छुआ नहीं है, स्पर्श नहीं किया है और उसमें परिवर्तन आ जाए तो उसे अपन असंपर्क बल कहेंगे। तो दिए गए कथन के आधार पर संपर्क असंपर्क पर सही का निशान आपको लगाना है। जब किसी वस्तु को, देखिएगा ए वाला, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर पुनः लौट आती है, तो इसे अपन असंपर्क बल कहेंगे। क्यों कहेंगे, जब किसी वस्तु को अपन ऊपर उछाला तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे आ जाएगी। ऐसा तो नहीं अपन ने उसको छुआ, अपन ने सिर्फ उसको ऊपर फेंका है तो बिना छुए वापस नीचे आ रही, तो वहां पर कौन सा बल लग रहा है, असंपर्क बल यहाँ पर लगेगा। बेल अपने पेशीय बल के कारण बैलगाड़ी को चलायमान रखते हैं तो वहां पर संपर्क बल है। ठीक है, सी देखिएगा, हल्की लोहे वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है, आकर्षण बल होता है, असंपर्क बल होता है। ठीक है, असंपर्क बल क्यों होगा, जब चुंबक को अपने किसी टेबल पर रखा और उस पर अपने क्या करे, अपने क्या किया, लोहे की वस्तु रखी उसके पास में, तो उसके पास में तो संपर्क तो बन रहा है लेकिन असंपर्क बन रहा है, वो आपस में छू नहीं रही है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा बल काम करेगा, असंपर्क बल काम करेगा। डी वाला देखिएगा, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रतिकर्षण बल होता है, तो असंपर्क बल होगा। कौन सा होगा, असंपर्क बल। ठीक है, तो आप फील करें जल्दी से जल्दी। अगला देखिएगा ई वाला, जब स्टेशन पर खड़ी गाड़ी को धक्का लगाकर गाड़ी को गतिशील अवस्था में लाया जाता है तो यह पेशीय बल से संभव है। तो ये पेशीय बल कैसा है, ये संपर्क बल होगा ना। कैसा बल होगा, संपर्क बल। देखिएगा 5वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने दिया था, आप सब जानते हैं। चुंबकीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल में से दो असंपर्क बलों को छांट कर लिखिए। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए आवश्यक चित्र आपको बनाना है, तो ये चित्र आपको ध्यान में भी रखना है, एग्जाम में आपके आ सकता है। पहला देखिएगा चुंबकीय बल, दूसरा देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो कि चित्र यहाँ पर इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, तो फिल कर लीजिएगा अपनी कार्य पुस्तिका के अंदर। अगला देखिएगा कार्यपत्रक 42 है, विषय वस्तु हो जाएगी बल तथा गति के नियम, और अधिकतम बिंदु हो जाएगा गति का प्रथम नियम। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन अपन देखते हैं, इसका सोल्व अपन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जड़त्व से आप क्या समझते हैं, बताइए जड़त्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व। तो पहले प्रश्न का आंसर जो रहेगा ये रहने वाला है, तो लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, गति के प्रथम नियम की परिभाषा आपको लिखने देखिएगा। तो गति के प्रथम नियम की परिभाषा लिखनी है आपको, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर अपन लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर क्या न लगाया जाए, वह बल नहीं लगाया जाए। अभी अपन ने ऊपर प्रश्न में पढ़ा था ये परिभाषाएं, और इनका मतलब भी अपन ने समझा था। ठीक है, वापस देखिएगा प्रश्न 2 का उत्तर, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर वह बल नहीं लगाया जाए। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, दिए गए चित्र में सिक्के के गिलास में गिरने का कारण स्पष्ट कीजिए। आपने ये उदाहरण पढ़े होंगे आपकी साइंस की पुस्तिका में से। देखिएगा इसका उत्तर क्या कहता है, ये रहा इसका उत्तर। जब गति को तीव्रता से धक्का देते हैं तो उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण उसी स्थान पर स्थिर रहता है। बताओ सिक्का उसी स्थान पर क्यों स्थिर रहता है, जड़त्व के कारण स्थिर रहता है।
अतः गत्ता हटकर आगे बढ़ जाता है तथा सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ये लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा अगला चौथा प्रश्न है कि चादर को झटकने पर धूल के कण क्यों उड़ते हैं। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर कि चादर को झटकने पर धूल के कण क्यों उड़ते हैं। देखिएगा उत्तर, जब चादर को झटकते हैं तो धूल के कण झटकने के कारण अपनी स्थिति में बने रहने के प्रभाव से कंबल से अलग हो जाने के कारण धूल के कण जो है उड़ते नजर आते हैं। इससे आगे उत्तर आप ये लिखिएगा कि कारण धूल के कण अलग हो जाने के कारण धूल के कण उठते नजर आते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न का उत्तर आप ये लिखेंगे। पांचवा प्रश्न देखिएगा, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है। ठीक है, किसकी गति के कारण, न्यूटन की जो गति का प्रथम नियम है उसके कारण ऐसा संभव होता है। ठीक है, देखिएगा आगे कार्यपत्रक अपना 43 है। कार्यपत्रक 43 देखिएगा, विषय वस्तु बल तथा गति के नियम, अधिगम बिंदु गति की द्वितीय व्युत्पत्ति नियम। पहला प्रश्न है कि संवेग को परिभाषित कीजिए। तो संवेग को परिभाषित आपको करना है। संवेग कहते किसे हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ये एक सदिश राशि है, आपको याद रखना है। संवेग कैसी राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। क्या होते हैं बेटा, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दूसरा प्रश्न है, गति के दूसरे नियम का सूत्र आपको बताना है। तो गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर ma हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा तीसरा प्रश्न, गति के द्वितीय नियम द्वारा हम किसका मापन कर सकते हैं। तो गति के द्वितीय नियम के द्वारा अपन बल का मापन कर सकते हैं और संवेग का मापन अपन कर सकते हैं। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न है कि क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करने से पहले अपने हाथ को घुमाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा, गेंद को रोकने में लगा समय बढ़ जाता है। समय बढ़ जाने के कारण गेंद द्वारा क्रिकेट के खिलाड़ी के हाथों पर लगाया गया बल घट जाता है, जिससे उसके हाथ को कम चोट यहाँ पर लगती है। ठीक है, कम चोट यहाँ पर लगती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये सही रहेगा, तो आप लिख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न देखिएगा, गति का तृतीय नियम लिखिए। तो गति का तृतीय नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के साथ है समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो गति का तृतीय नियम ये है, तो ये उत्तर आप लिखिएगा। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा गति के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में कोई दो उपयोग आपको बताने हैं बेटा। ठीक है, तो गति के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में कोई दो उपयोग आपको लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 लेके आया हूँ। देखो, रॉकेट का ऊपर जाना, नाव चलाना और चलना, ये क्या है, गति के तृतीय नियम है के उदाहरण यहाँ पर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आए होगी। और यहाँ पर 42 कार्यपत्रक के साथ में अपना वीडियो पूरा होता है। सॉरी, कार्यपत्रक 43 के बाद में अपना वीडियो पूरा होता है। तो लाइक जरूर करें, शेयर करना है, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट तो आपको करना ही करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए एक बार। देखिएगा, पहले आपको उत्तर वापस बता देता हूँ मैं, तो आपको वीडियो को रोककर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से आपको निशान लगाने हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको जड़त्व लिखना है यहाँ पर। ठीक है, पहले में जड़त्व आएगा। ठीक है, इसमें आपको जड़त्व भरना है। ठीक है, आगे देखिएगा, इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आप। लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। धन्यवाद।